दोस्तों ये इंटरव्यू हमने YouTube पे 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था, जिसपे कि कुछ हिंदू विरोधी ग्रुप्स ने बड़े लेवल पे रिपोर्ट किया, जिसका YouTube को ये वीडियो डिलीट करना पड़ा। अभी कुछ संशोधन के बाद हम लोगों ने वीडियो दोबारा अपलोड की है। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले की तरह पूरा देखें, खूब सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि पहले मात्र 2 दिन में इस वीडियो पे 2.5 लाख व्यूज आ चुके थे और कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, जिसका नहीं डिलीट किया गया था। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर कीजिए, ताकि हमारे ये मैसेज, ये इंटरव्यू जिसमें कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी है, ये हर इंसान तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम फैज़ा है, मैं ईरान से हूँ। बेसिकली आप दोनों इंस्टाग्राम पे मिले। हाँ। ईरान एक ऐसा देश है, बहुत छिपा हुआ सा है। ईरान में अगर आपने शादी करनी है तो आपने रिलीजन को चेंज करना होगा, नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में। ईरान में 3 कैटेगरी में लोग हैं, एक नॉर्मल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक गवर्नमेंट है। तीनों के राइट अलग है। वहाँ के मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, आप उनके घर में भी जाओगे तो आपको लगेगा रईस आदमी है भाई। पता है बुरके में आई थी यार। हाँ, पूरा बुरखा था। मैंने इसको लाल चुन्नी उड़ाई, तो मैं इसके लिए एक रुद्राक्षी माला लेके वहीं पे सबके सामने पूरा वो सनातन वाला लुक आया। तो घर में तो बिल्कुल भूकंप आ गया एकदम। I feel like so happy. I cannot describe it. Did you expect that one day he will came to Iran just for you? I put my all trust on him. फादर आए इसके रिसीव करने पार्किंग में, देख के वो चौंक गए। इसके सारे फैमिली के मेंबर शॉक। वो तो ये सोचे बैठे थे कि ये विक्की कौशल है और यहाँ तो विक्की घोषला भी नहीं है। Online something else or offline something else? Online was something else because तो ये मांसाहारी है शाकाहारी है? नहीं, फिलहाल शाकाहारी है। तब मांसाहारी थे। ईरान में ऑप्शन ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें ये थी कि भाई लड़की की प्रॉपर्टी पे 50% हक लड़की का हो। इतने जो पैसे हैं मुझे फाइजा को देने ही हैं। उसमें अगर डाइवोर्स हो गया तभी अमाउंट देना पड़ेगा, फिर नहीं? वो हर हाल में आपको देना है। सिया राम जय जय राम। या मुस्लिम लोग हैं, उनसे आपको किस प्रकार का फीडबैक मिलता है? जान से मारने की धमकी, उसको गाली देने की तो छोड़िए, मेरे पे फोन आ रहे हैं पाकिस्तान से। वो कह रहा कि अजाब आ गया मुसलमानों पे। हाँ, तो फिर भी लड़कों का सही है यार, दहेज वहेज मिल जाता है उनको तगड़ा सा। आपको नहीं मिला कुछ भी? नहीं भैया, हमारा तो देना पड़ गया। दहेज लेना भी नहीं चाहिए। आपको मिला नहीं इसलिए कह रहे हो? दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट है वो इंडियन ईरानियन कपल है, और यहाँ पे जो लड़का है वो इंडिया के हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, और जो लड़की है फाइजा वो ईरान के एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों की लव स्टोरी काफ़ी फिल्मी है। ये दोनों इंस्टाग्राम पे मिले, उसके बाद दोनों में बातचीत हुई, प्रपोज हुई, शादी की बात हुई, और फिर लड़के ने अपना पासपोर्ट बनाया और लड़की को लेने सीधे ईरान चला गया। फिर ईरान में जाके उनकी फैमिली को कन्विंस किया, और वहाँ पे मुस्लिम देश में, मुस्लिम फैमिली में हिंदू परंपरा के अनुसार मांग भरी, प्रपोज वगैरह किया, शादी की, और उसके बाद उन्हें भारत लेके आ गए। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें ईरान के कल्चर के बारे में डिस्कशन किया कि ईरान में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति है, वहाँ का शादी का क्या सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों पे भी आज हमने इसमें डीपली डिस्कशन किया। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपने सारे इंटरव्यू आउटडोर में शूट करते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं ऐसे स्टोरीज ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ये इंटरव्यू भी हम लोगों ने आउटडोर में शूट किया, और इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला, जिस कारण कि आधा इंटरव्यू में अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे इन लोगों को वापस बुला के हम लोगों ने आधा इंटरव्यू बाद में जाके शूट किया। तो आपको यहाँ पे 2 लोकेशन 2 अलग अलग दिन में शूट देखने को मिलेगा, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय द पॉडकास्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मेरा नाम फैज़ा है। मैं ईरान से हूँ। अच्छा, आप ईरान से? यस मैं ईरान से हूँ, बट नाउ मैं भारत में रहती हूँ। भारत में रहते हैं? यस यस। तो ठीक है, आपका क्या नाम है भैया जी? दीपक भाई, मेरा नाम दिवाकर है और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद शहर से हूँ। और आप भारत के उत्तर प्रदेश से, और आप मैडम लाई ईरान से। तो पहले हम आप दोनों की जर्नी पर ही बात करें, क्योंकि आपका देश अलग, धर्म अलग, सब कुछ अलग है, आप दोनों साथ में है। तो आप लोग कैसे मिले, स्टोरी कैसे शुरू हुई, पहले इस पर बात करेंगे। इसकी जो शुरुआत हुई है ये 2021 में हुई है। मैंने सोचा कि ट्रैवल व्लॉग्स करे जाएं और दुनिया देखी जाए। ठीक है। तो बस इसी संदर्भ में मेरी क्या हुई, बातचीत शुरू होनी देश के इंस्टाग्राम से दूसरे देशों के लोगों से, और उसी में शामिल थी फाइजा। अच्छा, ये मतलब बेसिकली आप दोनों इंस्टाग्राम पे मिले? हाँ, इंस्टाग्राम। अच्छा, तो किसने रिक्वेस्ट भेजी? हु रिक्वेस्ट फर्स्ट? What's his request? I think he. Yes, right. Exactly. Okay. तो आपने रिक्वेस्ट भेजी? भाई आपको पता ही है, हिंदुस्तानी दिल से हिंदुस्तानी तो मैंने फाइजा को रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने बात करी थी उस टाइम। फाइजा की ना प्रोफाइल पे जो है फोटो तक नहीं थी।
अच्छा, तो फोटो आपने रैंडम किसी भी अकाउंट को रिक्वेस्ट भेज दी? हाँ, दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मैं किसी लड़की से बात करूँ, मेरा पर्पज़ ये था कि मैं कंट्री के बारे में जानूँ। और ईरान एक ऐसा देश है, दीपक भाई आप भी जानते हैं, कि बहुत छिपा हुआ सा है और उसमें लोग बहुत इच्छुक होते हैं उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है लोगों को पता ही नहीं है। ईरान के बारे में ज़्यादा चीज़ें समाज में है नहीं। समाज में नहीं है, और क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ना छुपा के रखी गई हैं। तो मैंने फ़ाइज़ा को रिक्वेस्ट भेजी, इससे मालूम करा, तो फ़ाइज़ा ने फिर मुझे बताना शुरू करा ईरान के बारे में। तो वहाँ से मेरी जो है बातचीत होना शुरू हुई फ़ाइज़ा से, और फिर वो बातचीत होते होते वो इतनी ज़्यादा हो गई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, और ये सारी चीज़ें हमारी लगभग 2 से ढाई साल चली। फिर कुछ महीने बाद फ़ाइज़ा ने अपने पेरेंट्स को बता दिया था मेरे बारे में, ठीक है, कि भाई ऐसे इंडिया का लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे बात होते होते शादी तक बात पहुंच गई? हाँ, वो शादी तक बात पहुँच गई। तो फोटो वगैरह देखे बिना बोला या पहले फोटो ले? नहीं, फ़ोटो देखा था, व्हाट्सएप पे बात हुई, तब इसने मुझे बताया कि मैं तो जो है हैमदान शहर से हूँ और मैं टीचर हूँ और ऐसे ऐसे मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये वहाँ पे टीचर थी? हाँ, ये वहाँ अच्छा, टीचर है। यू आर टीचर इन ईरान? Yes, I am. Of which subject? Actually, my subject was English, but for some reasons I transferred to Hamid. When he asked for your WhatsApp number, you immediately give, or you thought first, should I give, it is right, what kind of person he is, or you give immediately? That time that he asked for the WhatsApp number, I really didn't know that what is gonna happen. I was just thinking that yes, I am using my English, but we actually continued, and I didn't say to them. Finally, I said to them yes. फिर आगे बात कैसे बढ़ी? प्रपोज, शादी, फिर आप वहाँ कैसे गए, सब चीज़ें कैसे हुई, मिले कैसे आप लोग? दीपक भाई ये ना जब इसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसे एक इंडियन लड़का है, क्योंकि इसकी शादी की बात चल रही थी। अच्छा। इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई शादी करो, करनी है, क्योंकि इसकी सभी कजन्स की ऑलमोस्ट शादी हो गई थी। तो बोले अब तो तुम्हारी जॉब भी हो गई है, अब तुम शादी करो। तो इसने जब ये बात बताई कि ऐसे एक इंडियन लड़का है और मैं उसी से ही प्यार भी करती हूँ, उसी से शादी करूँगी, तो इसके जो घर में तो बिल्कुल भूकंप आ गया एकदम। मतलब इंस्टाग्राम पे ही आप लोगों को प्यार हो गया, सामने नहीं मिले तब तक? हाँ, सामने नहीं मिले थे। इवन शी इज़ अ मुस्लिम, इवन दो वो उसकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुझे बाद में पता लगा सब में ईरान में, पूरे ईरान में ऐसी सोच है। हाँ, उसका मतलब जो होता है ना, जैसे जानवरों के प्रति प्यार, पेड़ पौधों के प्रति प्यार, प्रकृति के प्रति प्यार, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये मांसाहारी है शाकाहारी है? नहीं, फिलहाल शाकाहारी है। तब मांसाहारी थे? ऑप्शन ही नहीं है ना दीपक भाई, ईरान में ऑप्शन ही नहीं है। ये सोचिए जब मैं गया ईरान ना, तो मैं तो पता नहीं मैंने दिन कैसे काटे, आगे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। तो फिलहाल ये इन्होंने बता दिया, घर में इनके भूकंप सा आ गया, इनके पेरेंट्स से इनकी बहुत झड़प हुई, और फिर भी वो पेरेंट्स मना कर रहे थे शादी करने के लिए? मना कर रहे थे। मतलब रीजन क्या दे रहे थे? रीज़न 2 हैं। एक तो अभी भी वो रीज़न कंटिन्यू है, बरकरार है। उसका पहला रीज़न ये है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ईरान कहाँ है, इंडिया कहाँ, ठीक है, देश ही अलग है। देश ही अलग है। दूसरा, एक इंडिया की एक इमेज बनी हुई है, भले से हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन एक इमेज बनी हुई है कि यार हम लोग ना थोड़ी साफ़ सफाई के मामले में लापरवाह हैं, जो कि इमेज है ईरान में बहुत इमेज है। और ईरान के लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है कि यूरोप भी पीछे है। अच्छा। हाँ, वहाँ के मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, आप उनके घर में भी जाओगे तो आपको लगेगा रईस आदमी है भाई। हाँ, मतलब उनका आर्किटेक्ट ऐसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है, वे ऑफ टॉपिंग ऐसा है, बिल्कुल मतलब मैं कहता था जब ये लोग, मैं इनके घर गया ना, तो मैं कह रहा था ये तो कांटे चम्मच वाले हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कांटे चम्मच वाले हैं, तो भाई बिल्कुल वही कांटे चम्मच वाले, एकदम अमीर लोग, रईस लोग। रईस एक तो देखने में भी, कल्चर में भी, बिहेवियर में भी, मतलब बिल्कुल अदब, बिल्कुल ऐसे सिर झुका के, और खाना खाया बैठे रहो, हाथ वहाँ पे यूं बिल्कुल ऐसे हर चीज़ तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज। तो ये चीज़ जो है वो इनके पेरेंट्स को बहुत इफेक्ट। और फिर आ जाता है मेन फैक्टर, जो कि पूरा मतलब उससे बड़ा क्या कहते हैं एटम बम नहीं है कोई, वो है रिलीजन। हाँ। तो फिर इसको कैसे सुलझाया आपने? देखिए, धर्म की बात ऐसी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके घर से क्लियरेंस था कि आप कर सकते हो किसी से शादी? मैं शुरुआत से ना, पहले से ही, मेरे पिताजी के समय से ही इंडिपेंडेंट रहा हूँ। ठीक है। मैं अपने डिसीज़न खुद बनाता हूँ, चाहे उसमें मुझे कोई भी नुकसान हो या फ़ायदा हो। मैं किसी की मैं सुनता नहीं हूँ, मैं इसी तरीके का इंसान हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी की। तो यहाँ तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी।
अगर मेरे पिताजी भी होते तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जी। और माँ तो देखिए माँ तो माँ होती है, माँ होती उसे तो हम समझा लेते हैं और वैसे भी माँ ने जब उनको इसको देखा था वीडियो कॉल पे वो तो खुश हो गई थी, बोले यार सुंदर बहू आ रही है, सुंदर बहू है, उन्हें धर्म से कोई मतलब ही नहीं। मतलब नहीं। हाँ, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ बस ये है कि आप जो है उस तरीके का खाना ना खाया जाए और धूम्रपान या फिर किसी तरीके का नशा ना हो, ये हम हमारे उसमें वर्जित है। तो जब धर्म की बात आई तो मैं इसको पहले बोल चुका था, देखिए कि क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि ईरान में अगर आपने शादी करनी है तो आपने रिलीजन को चेंज करना होगा, करना पड़ता है उस पर नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में। तो मैंने इसको साफ इस बारे में बोल दिया था कि भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुए तो इससे बेटर है कि आप इंडिया में आगे शादी कर लो। तो इसने कहा ये भी पॉसिबल नहीं कि हम इंडिया में कर लेंगे, हम करेंगे ईरान में, लेकिन शायद तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। जो गूगल बता रहा है ना आपको, उसके अलावा भी ईरान में कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और नियम है जो गूगल पे नहीं हाँ, है, जिसको कहते हैं लूप होल। ठीक है। मतलब छुपे हुए तरीके, मतलब उसमें ना ऐसा होता है दीपक भाई, ये शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ आपके उसमें, और मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। ईरान में 3 कैटेगरी में लोग हैं, ठीक है, एक नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, एक पॉलिटिशियंस है, एक गवर्नमेंट है। ठीक है। तीनों के राइट अलग है, अच्छा, तीनों के राइट अलग है। ठीक है। आपको क्या लिबर्टी मिल रही है ये डिपेंड करता है आप कहाँ से आते हो, आपके पद पे डिपेंड करता आपके पद पे डिपेंड करता है। अब इसे मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा, शायद आप समझ गए होगा, बाकी सब देखने वाले है। भी तो समझ ये किस कैटेगरी में थे वहाँ पे? ये गवर्नमेंट उसमें है। जी, गवर्नमेंट में। ठीक है, ठीक है। तो कुछ कैटेगरी है, मैं उसमें पूरा नहीं खोलूँगा। उस कैटेगरी में उनके पास कुछ लिबर्टी होती है, बट लिबर्टी के साथ उनके साथ कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसको वो फुलफिल कर सकते हैं। बॉन्ड मतलब पैसे दे के फुलफिल कर सकते हैं, एग्रीमेंट करा के फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ होती है जिसमें मुझे बाद में पता लगा वहाँ जाने के बाद कि हाँ ऐसा होता है। थोड़ा पैसे दे के समाधान निकल जाएगा। मैं इसमें पूरी तरीके से इस बात को हाँ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब मैंने पूरी बात आपको बता भी दी। वो तो ऑडियंस समझ जाएगी अब। तो फिर इनके घर से रिलीजन का प्रॉब्लम होने लगा कि नहीं वो तो अलग धर्म से है, फिर इसको सॉर्ट आउट कैसे किया आपने, आगे बताओ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके और पेरेंट्स और ज़्यादातर ईरानियन लोग रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अच्छा, ठीक है, उनकी पहली प्रेफरेंस होती है लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस, कि लड़के के पास खुद की गाड़ी है, खुद की कार है और अच्छी नौकरी है। अगर इन सारे आप मापदंड हैं आपके पास, आप ऊपर हैं इन सारे मापदंड में, तो आपका रिलीजन वो देखेंगे भी नहीं। अच्छा, ईरान की ये सच्चाई, ईरान की ये जबकि सच्चाई वो है। ऐसे मानते हैं कि ईरान एक कट्टर मुस्लिम देश है। एक होती है ना भैया, दीपक भैया, लेयर होती है, समझिए, ऊपरी लेयर, बीच की लेयर, नीचे की लेयर। तो जो हम देखते हैं वो ऊपरी लेयर पे है ठीक है। कि भाई यार बड़ा ही स्ट्रिक्ट कानून है, बड़ा ही सब कुछ है, लेकिन जब आप कंट्री के अंदर जाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो मैं, ऐसा लग रहा है मैं कहीं अमेरिका या यूरोप में आ गया हूँ। बहुत चीज़ें अलग मिलेंगी। बहुत चीज़ ज़्यादा अलग मिलेंगी आपको। ठीक। तो फिर मैं 2023 में मैंने इसको बताया, उस टाइम मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया था। अच्छा, मैंने फिर पासपोर्ट बनवाया, मैंने जब टिकट करा दिया, वीज़ा बन गया मेरा, तब मैंने उसको बताया कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ। आपने ईरान का वीज़ा पासपोर्ट बना लिया, वीज़ा ले लिया सिर्फ इनसे मिलने के लिए? हाँ, ठीक है। फिर मैंने जो वीज़ा लिया, घर में क्या बोला आपने? मैंने, अच्छा हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी मुझसे। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं किसी लड़की से बात करता हूँ। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता था कि ईरान से है। जब उन्होंने मुझसे पूछा ये ईरान से है, ये कौन से देश से है, तो मैंने कहा ये इजराइल से है। अच्छा, इजराइल बताया, ईरान तब भी नहीं बताया? भाई मैं ईरान बता देता, मेरी माँ मेरे भाई को फ़ोन करके तो कुछ इसकी नहीं, वजह क्यों है, आपने ईरान क्यों, इजराइल क्यों बताया, ईरान क्यों? मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि अगर मैं अपनी माँ से कह देता कि मैं ईरान, तो पहली बात ईरान के नाम से इस्लामिक कंट्री, ठीक है, माइंड में आता है। माइंड में आती। फिर वो मेरे भाई को फ़ोन करके पूछती ज़रूर कि ये ईरान कैसी कंट्री है। अब मेरा भाई जो है वो अच्छा बताता नहीं? वो बड़े बताता नहीं, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, और वो तो साफ कह देता कि अरे भैया वो तो इस्लामिक कट्टर कंट्री है, और वो तो मौत कुएं में जा रहा है। हाँ। तो मैंने क्या करा, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं पता था कि मैं ईरान जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता था। माँ को भी नहीं पता? माँ को भी नहीं पता था। माँ को ये पता था वो मिलने जा रहा है, वो लड़की इजराइल की है। ठीक है। ये मैं आज बता रहा हूँ आपके पढ़ाई। उस टाइम गुरुदेव की तपस्या चल रही थी, आपको बता रहा हूँ। तो मेरी ना उस टाइम क्या होता है, मतलब दाढ़ी बहुत बड़ी हो रही थी, क्योंकि हम नाखून वगैरह नहीं काटते उस समय, अच्छा, कुछ भी कैंची का इस्तेमाल नहीं करते। दाढ़ी हो रही है इतनी बड़ी, टिकट मतलब कराई रखा है हमने, और समय आ गया जाने का, और दाढ़ी काटनी नहीं थी? दाढ़ी काटनी नहीं थी। अब मैंने कहा यार देखो ऐसा है, प्रेम में अगर चेहरा मैटर करता है ना तो फिर प्रेम बेकार है। हाँ। मैं अपनी सबसे बदतर हालत में गया हूँ। अच्छा, आप वो दिखा देना लोगों को वीडियो, तो वो मेरी सबसे ना वर्स्ट जो होती है ना, वर्स्ट इस टाइम तो, हाँ हालत थी। इस टाइम तो आपको थोड़ा बहुत सभ्य लग भी रहा हूँ मैं, उस टाइम आप मुझे देख के कह सकते थे भाई ये जंगल से आ रहा है, जंगल से आया है, नागा साधु है। हाँ, ऐसे ही लग रहा। तो मैं पहुँचा ईरान, तेहरान एयरपोर्ट पे, वो रिसीव करने आई थी।
और उसके क्या आपने, एक तो आप दाढ़ी में थे, वस्त्र कैसे थे आपके? यहाँ से तो मैं वैसे ही गया था अपने लोअर वगैरह में पहन के। ठीक है। मैंने तेहरान एयरपोर्ट पे अपना कुर्ता, पजामा और भगवा, तो भगवा कलर पहने आपने मुस्लिम देश के एयरपोर्ट पे? मैंने तेहरान एयरपोर्ट पे, मैं कह रहा हूँ आने वाले 1000 साल में भी ये हो नहीं पाएगा किसी से। तो इसकी वजह क्या थी ये करने की, एयरपोर्ट पे जाके जब आपने लैंड किया? देखिए वजह ये थी, मुझे उससे मिलते ही शादी करनी थी। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं चाहता था कि ये मुझे देखे, ये मेरे था, मुझे देखे और मेरे को जज करना शुरू कर दे। इससे पहले ही मुझे अपना ले एक बार, फिर जज वज बाद में करते रहेंगे। मतलब पहले शादी कर लो, बाद में मैं हुलिया चेंज करके से बता दूंगा मैं ही हूँ। मैं ऐसा भी हूँ। So when you see him first time, what was your reaction? I tried to swallow my reaction because I was with my friend. Even my friend had a camera with herself. Okay. With herself. She was recording everything. Okay, she was recording. Yes, she was recording because those moments were very much important for us, so we wanted to record. And but he was very much different. He was very much different from the thing that I saw in the video. Online something else, or Yes. offline something else. Online was something else because in online videos He looks handsome. his beard was very much well Like that, arranged. like this. Yeah, exactly like this. But that time that I saw him at the airport, so I was like, this is the very much the non-arranged beard, and also his hair also were a bit messy. So it was like I didn't like it. So but I didn't show it. when you see him first time on an airport in that look, so what was the first thought came in your mind? Well, it was not about the first or the final. I was just overwhelmed with the different emotions. Okay. Like excitement, happiness, but why is like this? Sadness also. No, not sadness. Not really. I just shocked. After his look. Shocked, just shocked. The shock. We will call it shock. Exactly, shock. Before he came Iran for you, did you expect that one day he will came to Iran just for you? Of course, I put my all trust on him. अभी आप ईरान के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अपने खतरनाक लुक में। वो भी बेचारी शॉक्ड है कि ये क्या देखा था, क्या निकला। उसके बाद आगे क्या हुआ? तो फिर देखा सामने से, फिर ये आई। अब ये आई, इसके हाथ में बुके था और फिर मैं इसके लिए एक रुद्राक्षी माला लेके जब आप मिले तो कुछ हैंड से हग वगैरह कुछ किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया? मैंने उसको छुआ तक नहीं, मैंने उसको टच तक नहीं करा। अच्छा। मैंने पहले जो मैं रुद्राक्ष की माला लाया था, क्या कारण था? डर था या कुछ धार्मिक रीजन थे? धार्मिक रीज़न थे। अच्छा। धार्मिक रीज़न ये थे कि मैं पहले उसे छूना नहीं चाहता था जब तक मैं उसे अपने तरीके से अपना ना लूँ। अपना ना बना लूँ। हाँ, और मेरा तरीका, फिर मैं आपको बता रहा हूँ मेरा क्या तरीका। मैंने उसको पहले जो मेरी रुद्राक्षी माला थी शुद्ध करी हुई, वो मैंने उसको पहनाई। ठीक है, उसको पहनाई। और फिर एक अंगूठी थी जो मेरे फादर बना के गए थे, मेरी मदर ने उसके लिए दी थी कि भाई ये अंगूठी तुम उसको दे देना, हमारी बहू को पहना देना। इजराइल वाली को। हाँ, इजराइल वाली को। तो मैंने ये अंगूठी इसके बुके में रखी और मैंने कहा देखो ये ऐसे ऐसे है और ये मदर ने दी है, माँ ने दी है। तो कह रही चलो ठीक है। और मैंने कहा चलो अब चलते हैं कैफ़े पे बैठते हैं, ठीक है, कुछ बात करेंगे। तो अब बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन है, मैं छू नहीं रहा कुछ भी नहीं, ना मैंने हक करा ना कुछ। इसके साथ इसकी फ्रेंड थी, वो वीडियो वगैरह का सब बना रही थी। फिर हम गए कैफ़े पे, एयरपोर्ट पे कैफ़े था। अच्छा, एयरपोर्ट पे कैफ़े था। अब ये मेरे बराबर में बैठी। फिर मैंने इससे कहा, मैंने कहा तुम बैठे रहो और जो चीज़ मैं लाया हूँ ना भारत से, अब मैं तुम्हें भेंट करूँगा। ठीक है। पहले मैंने उसको लाल चुन्नी दी। हाँ, ये अपने पूरे बुरखे में पहनी हुई थी। बुरखा मतलब पूरा जो होता है ना ब्लैक कलर का जो रहता है, ये बुरखे में आई थी यार। हाँ, पूरा बुरखा था। और मैंने इसको लाल चुन्नी उड़ाई वहीं पे उड़ाई, सबके सामने। और पहली बार देखी इन्हें लाल चुन्नी। और मैंने इसको बताया था कॉल पे तो, लेकिन इन्हें कभी देखी नहीं थी। बहुत एक्सपेंसिव होती है ईरान में। लेकिन मैंने इसको पहनाई और भाई पहनने के बाद तो मतलब ब्लैक गायब, रेड आ गया और पूरा वो सनातन वाला लुक आया। तो वहाँ पे इतने सारे मुस्लिम लोग रहेंगे, किसी ने ऑब्जेक्शन या खुद इन्होंने ऑब्जेक्शन की फ्रेंड ने किसी ने? दीपक भाई मैं सच बता रहा हूँ आपको, कैफ़े के अंदर लोग बाकायदा मुझे देख रहे थे। इवन कुछ इरानियंस मेरे साथ शारजा से आए थे फ्लाइट में, वो भी उसी कैफ़े में बैठे थे। वो देख के उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, अच्छा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चल रही हो इंडियन।
अच्छा, ऐसा क्रोध नहीं था कि भाई ये मुस्लिम लड़की के साथ क्या ये कर रहा है, भगवा रंग पहना रहा है? क्रोध की बात छोड़ो, जरा सी एक वो जो कहते हैं ना शिकंस जो माथे पे रहती है, जरा सी वो लकीर भी नहीं थी। खुश हो रहे थे वो देख के, एक्साइटमेंट हो रहा है, ये क्या नया है? हाँ, वेटर वगैरह खड़े हुए थे वहाँ पे, जो कैफे का जो सर्विंग वाले थे वो यूं देखने लगे, एकदम हंस रहे। इनके चेहरे पे सबके स्माइल थी, इसकी फ्रेंड के चेहरे पे स्माइल थी। आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा वहाँ पे, रिएक्शन ऐसा होगा? मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं करते हुए थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि भाई इस्लामिक कंट्री है, वो भी तेहरान एयरपोर्ट पे बैठे हो तुम, मैं इसे भगवा रंग पहना रहा हूँ सबके सामने। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद क्या हुआ, फिर चुन्नी डाली आप? चुन्नी डाली मैंने उसको, उसने बॉडी खुश हो गई देख के, इसका तो वो पूरा मतलब रूपरेखा ही बदल गई। चुन्नी पहनी इसने, और उसके बाद फिर मैंने उसको रिंग पहनाई। रिंग पहनाने के बाद मैंने सिंदूर लेके मैंने निकाल के यूं हल्के से दिखाया ऐसे करके, मैंने कहा मैं सिंदूर, मैंने इसके कान में कहा कि मैं लगा दूं, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। तब इसने खुद कहा कि लगा दो। हाँ, तब मैंने सिंदूर लिया, अपना मैंने जो भी उच्चारण करना था वो करा, फिर मैंने इसको सिंदूर लगाया। उसके बाद फिर इसने यहाँ कंधा रखा, अब मेरे कंधे पे अपना सर रखा, और फिर मैंने इसके माथे पे तब किस किया था पहली बार। अच्छा, मांग भरने के बाद वो भी 2.5 साल के रिलेशन पूरा हुआ। इतना सब रोना धोना, पेरेंट्स का सब कुछ सहना, इधर मेरे संघर्ष करना, उन सब करने के बाद सोचो वो जो इंतज़ार था ना एयरपोर्ट से लेके मांग भरने का, वो मेरा ऐसे निकला है जैसे 2.5 साल ऐसा निकला है वो। और फिर मैंने इसकी मांग भरी, उसके बाद मैंने इसके माथे पे किस किया, फिर मैंने इसको हल्का सा हक करा। ठीक है। सो व्हेन ही केम टू द एयरपोर्ट and he put sindoor in your head, so did you know the meaning of that sindoor? What is the meaning of that? Why he is putting that sindoor? I saw these things in Bollywood movies. So, but do you know the meaning of that? Why you put the sindoor? not the exact meaning, but he had the ring. So I understand the same, because even in Iran we have this thing that if somebody put you are the getting ring, what is going on. Yes. So, but for me that time was like this, that okay, is symbolic, and even we are recording this. It is so like it is symbolic. Why? Because he is Indian. I am Iranian. So he is doing such things, like such things that are related to the marriage according to his own culture. So it was symbolic for me and beautiful. So I feel like so happy. I cannot describe it. Like so happy, and so that moment was so special. Sounds very great. तो भैया ये सब हो रहा था इनके पेरेंट्स की मर्जी के बिना, या इनके पेरेंट्स से बात हो चुकी थी, एयरपोर्ट पे आ गया, ऐसा हो रहा वहाँ पे? दीपक भाई, इनके मदर को पता था कि मैं आ रहा हूँ, इनके फादर को ये पता था कि मैं आऊँगा, कुछ दिन बाद आ रहा, लेकिन इनकी मदर को पता था ये पहुँच चुका है कि मैं उस दिन आ रहा हूँ, और ये अपनी मदर को बता के आई थी कि मैं उसको रिसीव करने तेहरान जा रही हूँ। फादर को इसने नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं आने देते, आने देते तो वो साथ में आते। ठीक है, वो हम चाहते नहीं थे। नहीं तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। ये तो है। तो फिर हम लोग तेहरान में ही रुके उस दिन, और फिर अगले दिन हम हैमदान के लिए चले, और हैमदान पहुंच के फिर मैं एक हॉस्टल में रुका। फिर घर जाके इसने अपने फादर को बताया कि वो आ चुका है, हैमदान पहुंच गया है। तो इसके फादर ने बोला ठीक है, 2 दिन का हमें समय दो, हम अपना घर अरेंज करते हैं, फिर उसको बुलाते हैं एज अ स्वीटर बोलते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ लड़का वाला देखना आता है ना, ठीक। और लड़की वाला देखना आता है तो स्वीटर कहते हैं। इनके यहाँ लड़की वाला कभी नहीं जाता, लड़का वाला ही आता है। लड़की के घर जाएंगे। हाँ, क्योंकि इनके यहाँ लड़की को बोझ नहीं माना जाता ना हमारे यहाँ की तरह। अच्छा। हाँ, अब मैं चला गया ऐसी दाढ़ी लेके। अब इसके पेरेंट्स नीचे कपड़े क्या पहने थे, वही सनातन वाले? अभी नहीं, अब इस टाइम जो हमने कोट पैंट कह रहा हूँ, वो मतलब फॉर्मल कपड़े जो हैं वो पहन रखे थे। फादर आए इसके रिसीव करने पार्किंग में, और देख के वो चौंक गए। उस टाइम भी दाढ़ी मतलब बहुत तगड़ी सी हो रही थी। और बस अंदर गए हम, फिर वो लेके गए और बैठे, खाना वाना खाया हमने। इसके सारे फैमिली के मेम्बर शॉक। इसकी बहनें जो कि मुझे देखती थी वीडियो कॉल पे, और उनका भी एक परसेप्शन था, जैसे इसका परसेप्शन था कि यार वो तो ऐसा है देखने में, वो सारा चकनाचूर सपना चकनाचूर हो गया। सब चकनाचूर हो गया। क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या निकला? वो तो ये सोचे बैठे थे कि ये विक्की कौशल है और यहाँ तो विक्की घोषला भी नहीं है। तो वही ऐसा हुआ। उसके बाद मैं सब करा के मैंने कहा चलो ठीक है, सब लोग खुशी लग रहे हैं। मैं अपने हॉस्टल वापस आया, और हॉस्टल वापस आते ही थोड़ी देर बाद इसकी कॉल आई
कि तुमसे मैंने कहा था दाढ़ी काट लेना, तुमने नहीं मानी मेरी बात, अब देखो मेरे पेरेंट्स मुझे सुना रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी लग रहा है, जानवर लग रहा है। हाँ कि ये तुमने कैसे पसंद कर लिया, ये है वो है। तो मेरा दिमाग ख़राब, मैं अभी रोते रोते होश न ले पूरी रात। मैंने कहा यार लग रहा हो गया काम तमाम, चलो वापस घर अब। चलो वापस चलो। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन मेरा मूड भी ख़राब था। मैंने कहा यार इतना कुछ, इतना पैसा वैसा खर्च करने के बाद, इतनी दूर आने के बाद भी नहीं जाऊँगा। नहीं, मूड इतना ख़राब हो गया था दीपक भाई, मेरा दिमाग ये था कि चलो वापस चलो। तो मैं बैठा था, अब यहाँ पर रोल आता है इनका जो हॉस्टल के मालिक हैं, तो वो मुझसे बोले कि यार, मुझे सैम बोलते हैं, मतलब ये भी सैम बोलते हैं, तो बोले सैम तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैंने कहा मैम मैं वापस जा रहा हूँ। बोले क्यों वापस जा रहा हूँ? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, इरानियन पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं और हमारी भी लव मैरिज है, तुम वापस मत जाओ, तुम लड़ो अपने प्यार के लिए, और ये तो तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी। तो ये इनका कल्चर है इरानियन पेरेंट्स का टेस्ट करने का। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो पता ही नहीं था। बोले हमारी भी लव मैरिज है, हमारी लव मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बस तुम डटे रहो, किसी भी चीज़ से हार मत मानना, और किसी भी चीज़ को उनकी जो कंडीशन रखे उनको मना मत करना, बस करते रहो अपना। तो ये वहाँ पे पैसे वाली थी, अमीर थी? हाँ, ये मतलब अपर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं ना, ठीक थी, मतलब अच्छे फैमिली, मतलब इनके फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब पे हैं अच्छे, और पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी फैमिली, अच्छी फैमिली से हैं, और सब मतलब बढ़िया एक स्टैंडर्ड, और वही है ना कांटा चम्मच वाली बात जो कह रहा था मैं, बिल्कुल ऐसी, मतलब इनके साथ अगर बैठे खाने तो ऐसी तुम्हें वो लगानी पड़ेगी भाई। अच्छा, वो जो रुमाल से लगाते हैं यहाँ पे पड़ेगा, ऐसी कमर सीधी करके जो है, चुपचाप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुंह से, ऐसे खाना है खाना। अच्छा। हाँ, उसके बाद चुपचाप बैठे रहो जब तक खाना सब पूरा नहीं ख़त्म, वो नहीं कर लेते। उसके बाद सबको थैंक यू बोलो, बोलते हैं थैंक यू को मैमनून, और ये बोलो जिसने खाना बनाया कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, खेली खुश मिजाज, खाना मतलब अपना अच्छा खाना, ये मैंडेटरी है बोलना। फिर ये बोल के फिर उठो और फिर ऐसे करके बैठ जाओ। मतलब ये एक तरीका है, एक मतलब इनका वो होता है ना, जैसे ब्रिटिश रूल में जो रहता था। दोस्तों आगे का इंटरव्यू आप लोग देख रहे होंगे, लोकेशन दिन सब कुछ चेंज है, क्योंकि जो हमने इससे पहले का इंटरव्यू शूट किया वो काफ़ी लंबा चला, जिसके कारण रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और क्लियरिटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आज ये लोग दोबारा हरिद्वार आए हैं और अब हम आगे का इंटरव्यू दूसरे दिन शूट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो भैया हमारी बात हो चुकी थी कि जो आप वहाँ पे गए, जो स्ट्रगल किया, आप किस बेस से वहाँ पे गए, उनके परिवार से मिले, तो फिर अल्टीमेटली किस शर्त पे इनके फादर माने? तो उनकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाँ खुद के नाम पे घर होना चाहिए। अब घर क्या होता है ना, अब हमारे आपके जो हमारी सनातन परंपरा है, तो बेटे के नाम पे बाद में आता है, बाद में आता है, दादा पिताजी उनके नाम पे पहले, हाँ पहले रहती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसी है, फादर के नाम थी, फिर फादर के नाम से मदर के नाम आई। अब हम हमारे घर में ये कहना भी अच्छा नहीं समझते कि मेरे नाम कराओ, जबकि पता सबको ये है कि हाँ बच्चों का ही है सब कुछ। तो मैंने उनको इस बारे में बताया कि देखिए हमारी परंपरा ये ऐसी होती है, हमारे यहाँ ये नहीं होता कि बेटे के नाम हो जाएगी प्रॉपर्टी पेरेंट्स के रहते। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा चलो तो फिर बताओ इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसके अंदर सिर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड साइन करा है, मैं वहाँ पे भी बॉन्ड साइन कर लूँगा अपने पेरेंट्स के साथ, और सिर्फ एक उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ें मैंने करी। तो मैंने उनके साथ एक बॉन्ड साइन करा, मतलब अपने मदर के साथ, और फिर वही बॉन्ड मैंने उनके फादर के साथ साइन करा। वहाँ पे आपने कौन कौन सी बॉन्ड साइन किए? देखिए उस बॉन्ड में कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, उनका जिक्र मैं ऐसे पब्लिकली नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बता सकता हूँ, जैसे कि उसमें बॉन्ड में एक जिक्र था जो कि हमारी शादी में भी उसको पढ़ा गया। जैसे कि इनके यहाँ जो शादियाँ होती हैं, पर्शियन मैरिज होती हैं, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको पढ़ा जाता है कि लड़के ने लड़की को ये चीज़ें दी हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़े गए, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें ये थी कि भाई लड़के की प्रॉपर्टी पे 50% हक लड़की का होगा, और एक सबसे बड़ी चीज़ थी जो कि लड़की की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के करी जाती है, वो ये है कि लड़के से साइन कराए जाते हैं इरानियन कॉइन्स। ठीक है। इरानियन कॉइन्स की कीमत होती है, एक कॉइन की कीमत उस समय थी $500। अब मुझे नहीं पता, शायद ज़्यादा हो गई हो, उस समय $500 थी। और ऐसे मैंने जो कॉइन साइन करें, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, जो फाइज़ा की, क्योंकि वहाँ पे सोलर कैलेंडर चलते हैं, तो फाइज़ा की जो डेट ऑफ बर्थ है सोलर कैलेंडर के हिसाब से अराउंड 1300 समथिंग, 1340, 1379। 1379 इसका बर्थ ईयर है सोलर
कैलेंडर के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ भी सनातन का होता है ना, हमारा जो कैलेंडर होता है वो भी अलग होता है, ऐसे इनके यहाँ होता है। भले से रूल इस्लामिक आ गया, चीज़ें परंपरा वही चली आ रही है जो पर्शियन है। तो उतने कॉइन मैंने साइन करे, यानी कि 1379, और हर कॉइन की कीमत है $500। अब जब उसे आप कैलकुलेट करोगे तो करोड़ों में जा रही है। तो इतने जो पैसे हैं मुझे फाइजा को देने ही हैं। ये इतने पैसे आपको इन्हें देने हैं, और इसकी कोई टाइम लिमिट है, कब कैसे देना है? ये लड़की पर डिपेंड है, ये चीज़ लड़की पर डिपेंड है। वो मांगने को आपसे कल मांग सकती है, वो मांगने को आपसे पार्टीशन में मांग सकती है कि भैया ऐसा है, अपने फादर से कह के कि मुझे जो है ये हर महीने देंगे, हमारे जो पति हैं ये हर महीने देंगे, हर हफ्ते देंगे। ये लड़की के ऊपर डिपेंड है। उसमें अगर डाइवोर्स हो गया तभी वो अमाउंट देना पड़ेगा, फिर नहीं? वो हर हाल में आपको देना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। मतलब अगर ये आज आपसे अपने अमाउंट का डिमांड करती है तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। अकॉर्डिंग टू ईरानियन लॉ मुझे देना है, लेकिन हाँ अभी आप इंडिया में है, अगर नहीं दोगे तो ईरान की गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाएगी शायद। इसीलिए मैंने साइन करा है, क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझ पे भारतीय कानून लागू होता है। आपने दिमाग से खेला मतलब। और कोई कंडीशन रखी थी इनके फादर ने, इनकी फैमिली ने आपके सामने? इनकी फैमिली ने जो दूसरी कंडीशन ये रखी थी कि अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार कराने हैं, हमें देने हैं, और अगर वो कभी भी इंडिया से वापस ईरान आना चाहे तो आप उसे नहीं रोक सकते। ठीक है। बच्चों पे, जब अगर फ्यूचर में बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन से लेके उनकी एक एक चीज़ पे हक हमारी बेटी का होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा, वो जब भी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है, कॉइन से अलावा भी आपको देना पड़ेगा, वो देनी पड़ेगी। यू आर अ मुस्लिम गर्ल इन ईरान, राइट? Right? Okay. Now you live in Hindu family, right? Yeah, I am. So which religion you follow now? Actually, my point of view about religion is different. I have a special point of view about religion and this thing. So for now, I just I don't consider myself as a religious person. I respect the religions, every religion, till that time that they don't hurt the people. So I accept it. Not accepting. Actually, I respect. But so many times I enjoy to experience the things, to see the things, and I myself believe that definitely there must be a ideology for the way that the people want to behave, and for this kind of thoughts that the people are supposed to form. Mine has to do with the ethic. No, not religion. Yeah. So you believe in religion, but you are not extreme religious person. Oh yes, exactly. I am not. Would you like to sing any bhajan? Yes, I can. And Which bhajan? Jai Ram, Jai Ram, Jai 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 Ram. Again? No, Siya Ram. No, wait. Siya Ram, Jai Jai Ram. सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ये मुस्लिम थी पहले, अब ये हिंदू बन गई है, और आपने देखा भी श्री राम का भजन गा रहे थे। तो जो मुस्लिम समाज है या मुस्लिम लोग हैं, उनसे आपको किस प्रकार का फीडबैक मिलता है, कैसा वो लोग आपको ट्रीट करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब मैंने ये अपने रिलेशन के बारे में जिक्र कर दिया था अपनी वीडियोज़ में, दिक्कत वहाँ से आना शुरू हो चुकी थी। अच्छा, दिक्कत आई मुस्लिम समाज से? अभी मैं आपको बताता हूँ किस कदर दिक्कत आ रही है। तो मुझे ईरान में 1% भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इवन रिलीजियस पर्सन ने भी, उसके खुद की फैमिली पॉलिटिक्स में है, किसी ने मुझे कुछ नहीं, इस बारे में कोई उनका जिक्र भी नहीं हुआ, वो बात भी नहीं करते। ससुराल साइड से कोई दिक्कत नहीं आई आपको? दिक्कत नहीं है, जो खुद एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन मेरा देश जो कि धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, और जिसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, मुझे उसमें दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत आई? मेरा देश जिसमें मेरा धर्म जो है, मेरे धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में हैं, फिर भी मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कोई। ठीक है। तो आपको किससे ज़रूरत पड़ रही सिक्योरिटी की? देखिए, मैं बताता हूँ। ऐसा हुआ कि जब फाइज़ा पहली बार इंडिया आई थी अपने फादर के साथ, जब हमने एंगेजमेंट करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ वीडियोस बनाई,
उस व्यक्ति ने, आज मैं आपके उस पर पॉडकास्ट पे यहाँ पे बता देता हूँ उसका नाम है मोहम्मद रज़ाग्राफी करके उसका चैनल है, ठीक है। और उसने मेरे खिलाफ इस गंदे वे में बात करी, मेरे खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ, इसके फादर के खिलाफ, कि लोग ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इतना भड़के हैं। आपको गाली दे रहे होंगे? सर गाली देने की तो छोड़िए, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं मेरे पास, और जान से मारने की धमकी, उसको जान से मारने की धमकी मिली। इन्हें जान से मारने की धमकी? और उसका रीज़न क्या दे रहे वो लोग, क्यों मारेंगे? मतलब वो उनका रीज़न यही है कि भाई तुम जो है वो अपने रिलीजन से हट गई हो, अब तुम मुस्लिम नहीं हो, ये नहीं हो। देखो पहली बात तो भाई जिसका ये डिसीज़न था उन्होंने भेज दिया उसको, जिस गवर्नमेंट का डिसीज़न था उन्होंने भेज दिया उसको। तुम अगर खलीफा बन रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे करके कुछ हासिल कर लोगे या किसी को दबाव में डाल लोगे, तो ये भूल जाओ। ये जो देश है ये डेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि ये सनातनियों का देश है। अगर कोई और दूसरा रिलीजन होता ना दीपक भाई इस देश में, तो ये शायद डेमोक्रेसी नहीं रहती। ये तुम तय करने वाले कोई नहीं हो, मेरी वाइफ है वो, मैं जिस तरीके से रखना चाहूँगा उस तरीके से रखूँगा। और जिन लोगों ने ये मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है दीपक भाई, यकीन मानना आप, मैंने FIR कर दी है। अच्छा, FIR कर दिया आपने? मैंने FIR उनके खिलाफ कर दी है, और कुछ पूरी डिटेल्स निकल के आ गई हैं, इनका नंबर, इनके फादर का नाम, कहाँ रहते हैं, दिल्ली ओखला में रहता है ये, रज़ा नाम है इसका। और इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई इससे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई तो मुझे गाली गलौज कर रहा है कि क्या कह रहा था? क्या कहता है, अब जो ये लोग कहते हैं अंधभक्त, गोबर भक्त, इस तरीके के अल्फाज यूज़ करते हैं हम लोगों के लिए, तो भाई मैंने तो उसको कोई उल्टा शब्द नहीं बोला। मैंने तो वो स्क्रीनशॉट जब पुलिस में भी जमा कर दिए, मुरादाबाद के SSP सर से मिला मैंने सब चीज़ें वहाँ सबमिट कर दी। मेन पॉइंट यही था कि मुस्लिम लड़की क्यों आखिर एक हिंदू बन रही है। हाँ, वो कह रहा कि अजाब आ गया मुसलमानों पे। अच्छा, अरे अजाब आ गया मुसलमानों। वो अजाब का मतलब है कहर बरस गया उर्दू में। हाँ, कहर बरस गया। लालच भेजो और ये कर दो और वो कर दो। अब भाई तुमने तो बोल दिया, तुमने कुछ पैसों के लिए जो है वो बना दी वीडियो हमारे खिलाफ, उसका किसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है, कौन क्या स्टेप ले सकता है हमारे खिलाफ, तूने सोचा? हमारे पास सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी में कितनी ज़्यादा सेंध लग गई इसमें। हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी बाज़ार जाते हैं, और ये भारत में रह रही है भाई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दीपक भाई, कि दूसरे देश की लड़की आपके देश के लड़के से शादी कर रही है और वो इनसिक्योर फील है, इससे बड़ी लालत नहीं है। बहुत मुश्किल है। धर्म से उसका लगाव है, वो उसकी इच्छा है, वो मेरा कोई फोर्स नहीं है। वो आप उससे अब भी पूछ सकते हो कि कभी मैंने उससे कहा कि चल मेरे साथ मंदिर चल, मैंने कभी उससे नहीं कहा। उसको मंदिर जाना है, वो दूसरी कंट्री से आई है, उसके लिए तो अलग ही चीज़ है ना, ये उसका स्वयं का डिसीजन है। अगर थोपना हमारे रिलीजन में होता ना, तो हर एक आदमी के आज टीका लगा होता सनातनी के। तब आप भारत आ गए तो फैमिली का फिर क्या इसमें राज, जब आप लेके आए, आप इजराइल बोल के गए थे, फिर आप ईरान से लड़की ला रहे हो शादी करके, तो फिर फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या क्या चीज़ आपकी बात? जब मैं आ गया था वापस, तो मैंने अपनी मदर को बता दिया था कि मैं, और मदर को पता भी लग गया था, मैं उस टाइम वीडियोस करी थी, रिवील नहीं करा था मैंने कि मैं ईरान में घूम रहा हूँ, ट्रैवल ब्लॉग कर रहा हूँ, तो सबको पता लग गया कि भैया ये तो ईरान में, इजराइल में नहीं है। खैर उसके बाद फ़ायज़ा को तो पहले से जो हमारी माँ है वो देखती थी, तो बहुत पसंद करती थी। बाद में जब फ़ायज़ा आई, इसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, एंगेजमेंट हुई, ये बहुत अच्छी तरीके से रही, मैंने इनको घुमाया, और फिर ये लोग वापस चले गए ईरान। फिर इनके फादर ने मुझसे कहा अब तुम्हें ईरान आना है, और एक शादी का समारोह हम ईरान में करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है अपने रिश्तेदारों के सामने ये शादी दिखाना, ऐसे हम नहीं भेज सकते अपनी लड़की को। तो मैंने जो है कहा चलिए ठीक है मैं आता हूँ। और फिर 2 महीने के बाद पिछले साल ही मैं ईरान चला गया शादी के लिए। मैं वहाँ गया, फादर आए इनके रिसीव करने एयरपोर्ट, इस बार फादर आए रिसीव करने, और ये भी आए। तो फिर वहाँ पे हम गए, फिर इनके शहर गए, फिर जाके हमने वही दोबारा से कोर्ट में जाके हमारी शादी हुई। पिछले साल जून में शादी हुई थी, 15 जून को कोर्ट में। उसके बाद जो उस शादी का उसके बाद बहुत सारी परंपरा थी। उसमें एक बहुत अच्छी परंपरा है दीपक भाई, बहुत कम लोगों को पता है। जैसे हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म होती है ना, इनके यहाँ मेहंदी की रस्म को बोलते हैं हैना बांधून, मतलब बंधन, मेहंदी का बंधन। उसमें क्या करते हैं, लड़की जो है अपने हाथ पे, आप देखिएगा मेरी वीडियोस में है, लड़के के हाथ पे पहला अक्षर बनाएगी अपने नाम का, और लड़का लड़की के हथेली पे। यहाँ पे वहाँ पे लड़का लड़की की मेहंदी लगाता है, लड़का लड़की की। हाँ, यहाँ पे तो अलग अलग लगाते हैं। हाँ, और इसमें ये भी होता है कि जो लड़के की बहनें हैं
वो जाती हैं लड़की के लिए मेहंदी लेके, ठीक है। और उसके बाद वो लड़की की मेहंदी लगाती हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के हाथ पे लड़का लड़की नाम लिखते हैं, और फिर जो लड़की है वो जितनी कुंवारी लड़की होती है उनको मेहंदी बांटती है, अच्छा, कि तुम्हारी भी जल्दी शादी हो। और उसके अगले दिन हमारा मैरिज सेलिब्रेशन था, यानी शादी हो चुकी है, अब इसका अनाउंसमेंट होगा, सबको दावत दी जाएगी, सब लोग आएंगे डिनर के लिए। उसके लिए भी एक अलग से चीज़ होती है। लड़की जो है भाई, लड़की अपने सलून में है जी। अब हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की ब्यूटी पार्लर से जा रही है बारात घर में लड़का इंतज़ार कर रहा है और बारात चढ़ रही है और फिर लड़की आई जयमाला हुई। ठीक है। इनके यहाँ ये नहीं होता, इनके यहाँ क्या होता है, लड़की सलून में है, लड़का अपनी गाड़ी से जाएगा उसको सलून से रिसीव करने। अच्छा, हाँ, उसको सलून से रिसीव करने जाएगा, उसका हाथ पकड़ेगा, उसे बुके देगा। अच्छा, वही सैलून पे ही? हाँ, सलून पे ही बुके देगा, उसे गाड़ी में बिठाएगा। पूरी वाइट ड्रेस होती है, जैसे क्रिश्चियंस मैरिज होती है ना, इनकी पर्शियन मैरिज भी ऐसी होती है, वाइट ड्रेस होती है बड़ी सुंदर सी। गाड़ी में बिठाएगा, अपनी गाड़ी वहाँ से ड्राइव करके ले जाएगा मंडप पे, या उसे कह लो आप मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल होते हैं जहाँ भी शादी हो रही है, जहाँ शादी हो रही है, और वहाँ पे सारे रिश्तेदार वेट कर रहे हैं गेट पे ही। तो रिश्तेदार वेट कर रहे हैं, अब उन्होंने आई, फिर दोबारा से वो बाहर की तरफ आए। अगर बीच में जैसे हमारे यहाँ, तो हमारे जो उसमें ये हुआ था, हम सलून से सीधे गए थे अपना प्री वेडिंग शूट कराने, वो वेडिंग शूट कराने। फिर हम वहाँ गए, और मैं ड्राइव नहीं कर सकता था क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं। हाँ, तो इनके मामा थे, उनकी गाड़ी थी, वो ड्राइव करके ले गए थे, मैं तो बैठा था। उसके बाद फिर इनको हमने बाहर से निकाला गाड़ी से, मतलब हाथ पकड़ के, और फिर सब लोग खड़े हुए हैं। सब लोग जैसे हम अंदर एंटर हुए तो सब ताली बजाने लगे, हाँ, स्वागत में ताली बजाने लगे। और फिर आपने ये चीज़ शायद देखी हो, मिडिल ईस्ट में इस तरीके की आवाज़ निकालती हैं लड़कियां जब दूल्हा दुल्हन आते हैं। वो एग्जैक्टली वो फायजा निकाल के बताएगी। ट्राई टू डू Like Lily, okay, this word Lily, you have to pronounce it in a very much rapid way and in a screaming way. Like in a very much rapid way and in a loud sound. So it makes the atmosphere very much like happy and energetic. Like the start clap. It's just exactly like the clapping, like the clapping. It makes the atmosphere so much happy and energetic. So okay, भैया उनके कल्चर में तो कुछ अलग है। यहाँ तो फिर भी लड़कों का सही है यार, दहेज वहेज मिल जाता है उनको तगड़ा सा। आपको नहीं मिला कुछ भी? नहीं भैया, हमारा तो देना पड़ गया। क्या क्या दिया? नहीं, देखो दहेज क्या, उन्होंने अपनी बेटी दे दी, ये बहुत बड़ी बात है, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए। जो बेटी का आपको मिला नहीं इसलिए कह रहे हो? नहीं, मैं अंदर से दुख नहीं हो रहा? कोई दुख नहीं है। ऊपर वाले ने, गुरुदेव ने इतना कैपेबल बना रखा है कि खुद कर रहे हैं और खुद कर लेंगे। तो आपने बात की कि हमें उल्टा देना पड़ा, एक तो वो बॉन्ड आपने साइन किया, उसके अलावा कुछ नगद मनी या कुछ था जो आपने दिया वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई पैसे दिए हों वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि भाई जो लड़की के कपड़े हैं, लड़की के गहने हैं, वो सब हमें खुद बनाने हैं। अच्छा, ईरान में दहेज देते ही नहीं है, सिर्फ आपको नहीं मिला? नहीं, क्या अगर वहाँ पे कोई बहुत अमीर आदमी है, उसकी बेटी अगर जा रही है तो वो उसको अगर दे भी देता है अपनी खुशी के लिए, चलो भाई हम तो अच्छे पैसे वाले हैं, चलो तुम भी साथ में ग्रो करो, तो ऐसा दीपक भाई दहेज वहाँ देते हैं, लेकिन उसको दहेज नहीं बोलते, उनको गिफ्ट कहते हैं। एक तरीके से जो फर्नीचर की जो जिम्मेदारी होती है वो लड़की के पेरेंट्स की होती है। इंडिया में भी यही सिस्टम है? ये सिस्टम है, इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पे है। इंडिया में जो देना ही पड़ता है, लड़के वाला मांगता है ना कि भैया मैं इतने में, मेरा लड़का इतने में बिकेगा, ये मेरी कीमत है। ये मेरी कीमत है। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। फर्नीचर दिया, हाँ, उनके यहाँ ये सब टैबू है, ये सब गलत है। अगर लड़का मांगता है तो मांग ही नहीं सकता, लड़की मिल गई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फर्नीचर, टीवी और कारपेट्स वगैरह ये लड़की के पेरेंट्स करते हैं और कुछ नहीं करते। ये बेसिक चीज़ है। लड़की के पेरेंट्स का ये मानना है कि ये अपनी जीवन की जो शुरुआत करें वो नई चीज़ों से करें, खास तौर से बेड और क्रॉकरी, जो किचन की क्रॉकरी है वो नई चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कैश, गाड़ी वहाँ पे नहीं चलता? नहीं, वो नहीं होता है। प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा नहीं, वो तो लड़का दे ही रहा है ना उल्टा। वो तो मैंने बता तो रहा हूँ, मैंने साइन करे, बोले गाड़ी भी तुम्हारे पास पहली होनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम बैठे हो कि भैया मुझे मिलने वाली है दहेज, रेंज रोवर मिल रही है। तो अभी आप करते क्या भारत में दोनों? एक तो आप ब्लॉगिंग करते हो, दोस्तों ये दोनों ब्लॉगिंग करते हैं, और हमारे चैनल पे लगभग 1-1.5 घंटे में जितना भी इंटरव्यू होगा आपको इतना ही इनके बारे में जानने को मिलेगा। बट ये दोनों भारत में रहते कहाँ हैं, कैसे जीते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, कहाँ कहाँ घूमते हैं, उस सब के लिए आप इनके ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप जस्ट 1 क्लिक पे आप इनके यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, इनके इंस्टाग्राम में पहुँच जाएंगे। तो आप जाके वहाँ से इन दोनों की जर्नी से देख सकते हैं कैसे ये हिंदी सीख रही है और क्या क्या चीज़ें ये किस तरह से करते हैं भारत में। तो भैया अभी आप करते हो क्या भारत में ब्लॉगिंग के अलावा?
देखिए जो मेरा पहला है, जो जिसकी बदौलत मैं फ़ाइज़ा तक पहुंचा और जिसकी बदौलत हमारा अभी जो जीवन चल रहा है, वो मेरा प्रोफेशन एज अ यूट्यूबर है। जैसे दीपक भाई आप हैं वैसे ही मैं हूँ। ठीक है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत लोग जानते हैं। और पहला जो हमारा वो ये प्रोफेशन हमारा एज अ यूट्यूबर ही हूँ। दूसरा, अब जो हमने जो शुरू करा है वो एक ऐसी चीज़ शुरू करी है जिसने भारत और ईरान के लोगों को जोड़ दिया है और भारत के लोगों को हम छोटा सा ईरान दिखा रहे हैं। कैसे? दीपक भाई, छोटा सा ईरान दिखा भी रहे हैं और टेस्ट भी करा रहे हैं। मैंने और फ़ाइज़ा ने, और इसमें ज़्यादातर जो सोच है, जो थॉट है, वो फ़ाइज़ा का है। भारत में श्री राम का नाम लेके हमने पर्शियन कैफ़े को प्रस्तुत करा है हमारे जितने सनातनी भाई हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। कैफ़े वगैरह खोल दिया आप? हमने कैफ़े खोला है जिसका नाम है श्री राम पर्शियन कैफ़े, क्योंकि श्री राम आर्यन है, हम सब आर्यन हैं और पर्शियन लोग भी आर्यन हैं। तो जो चली आ रहा है ना, जब अखंड भारत होता था तो वो पर्शिया तक होता था। नाम भी ऐसा रखा जो दोनों देशों को रिप्रेजेंट करता है। तो श्री राम तो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ब्रांड है, खुद ही ब्रांड है, हमारे भगवान है। तो श्री राम पर्शियन कैफ़े भारत का ये पहला ऐसा पर्शियन कैफ़े है जिसका ओनर एक ईरानियन है। और ये है कहाँ पे? इसकी लोकेशन बता दो। ये मुरादाबाद शहर में प्रकाश नगर चौक पे है। आप भी मुरादाबाद से, तो रेस्टोरेंट आपने वहीं खोला? हाँ। दूसरा, ये दीपक भाई, जो ईरान की ऑथेंटिक चाय है, जिसको वहाँ के लोग बहुत नामों से बुलाते हैं, उसके अंदर गुलाब की खुशबू होती है और ऐसी चाय होती है जो एक बार जो पी ले उसकी बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है और मुंह से खुशबू भी आ रही है। ऐसी चाय भारत में पहली बार श्री राम पर्शियन कैफ़े के थ्रू हम लोग सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई आना चाहे बिल्कुल आए। इवन गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने 2 फ्रेंचाइजी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदिन 1 मंथ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप फ्रेंचाइज भी दे रहे हो? तो बेसिकली आपका एक रेस्टोरेंट है मुरादाबाद में जिसके सारे इंग्रेडिएंट ईरान से इंपोर्ट हो रहे हो और सब कुछ ओरिजिनल है? सब कुछ ओरिजिनल है हमारे पास। और हमने जो मेन हमारा वो है चाय है, कुजीन्स है जो वेज है। बेसिकली अगर आप पर्शियन कैफ़े देखो, दिल्ली, पुणे, ईरानियन चाय बनाते होंगे? हाँ, ईरानी चाय बनाते हैं। कहते हैं उसको? ईरानियन चाय जो होती है वो भाप से बनती है। अच्छा। उसके लिए मशीन भी हमने ईरान से मंगाई है। अच्छा। हाँ, बेसिकली उसको कहते हैं गुले मोहम्मदी। गुले मोहम्मदी एक रोज़ है, ईटेबल रोज़ होता है, जो कि जिसकी ब्रीड ईरान में ही मिलती है। उसको आप खा सकते हैं और उसी का वो बनता है और उसी की खुशबू आती है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है। खाने में बहुत बढ़िया होता है। तो ये हम भारत के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और चलो, बहुत बढ़िया। कभी मुरादाबाद अगर मैं आऊँगा, कभी कोशिश करूँगा कि मुरादाबाद आऊँ और आपके कैफ़े को भी लोगों को दिखाऊँ। अगर आप लोग भी अगर मुरादाबाद जा रहे हो या मुरादाबाद से हो तो आप इनके कैफ़े में एक बार ज़रूर विजिट करना। इनका सारा एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी फ्रेंचाइज कोई लेना चाहे तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो फ्रेंचाइजी, जैसे हमने अभी 2 फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म निकला हुआ है। उसकी मेंबरशिप लेने के बाद जो पहले लोग जिन मेंबरशिप लेंगे, और ज़्यादा कॉस्टली मेंबरशिप नहीं है, उसमें आप मेंबरशिप फॉर्म भरिए, मुझसे और फ़ाइज़ा से आप बात करिए, आप सेटिस्फाई होते हो हमारा आइडिया, जो हमारा विज़न है, और साथ में मैं और फ़ाइज़ा पूरी गारंटी लेंगे कि आपका जो आउटलेट है वो हम सक्सेसफुली रन करा के दें। और दीपक भाई, एक चीज़ और कह रहा हूँ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से ये श्री राम पर्शियन कैफ़े अगर भारत में सक्सेसफुल होता है तो यकीन मानिए श्री राम नाम को ईरान तक लेके जाऊँगा। सबका आप सबका, हाँ, सबका अगर आपका प्यार मेरे को मिला, और यकीन मानना, ये यहाँ पे दीपक भाई आपके यहाँ पे गंगा घाट के किनारे हम बैठे हैं और माँ गंगा के सामने इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, सबका प्यार मिला। श्री राम नाम को ईरान में स्थापित इस्लामिक कंट्री में लेके जाऊँगा, उसी नाम से वहाँ कैफ़े खोलूँगा हिंदुस्तान का। तो दोस्तों, आपको इन दोनों की स्टोरी कैसी लगी? क्या अमेजिंग स्टोरी थी? किस प्रकार से दोनों सोशल मीडिया पे मिले, बिना फ़ोटो के पसंद किया, फिर जाके ईरान चले गए, ईरान के एयरपोर्ट पर इनकी मांग भरी, मुस्लिम देश में जाके मतलब सनातन के कपड़े पहन के गए, फिर जिस तरह से भारत आए, फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाया, फिर फिर रेस्टोरेंट खोला। तो ये पूरी जर्नी आपको कैसी लगा, मैं कमेंट जरूर बताना, और आप इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।